एक ड्यूप्लेक्स घर के सामने दूध का डब्बा लेकर पवन, धोने वाले कपड़ों की एक मोटरी लेकर कमला, सब्जी बेचने वाली सुजाता, किराना के दुकान वाले किशोर सभी एक लाइन में खड़े थे। ठीक उसी वक्त हाथ में एक किताब और पेंसिल लेकर उस घर से प्रसाद बाहर निकल आते हैं। बाबू, आधे घंटे से ज्यादा हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आवाज लगा रहे हैं पर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मालकिन भी नहीं दे रही है। आप हमारे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बहुत बुरी बात है प्रसाद जी, किराने का सामान लेने के लिए आप हमारे दुकान पे आए। जैसे ही आप आएंगे वैसे ही सामान दे के घर भेजना होगा, पर जब हम पैसे मांगने आते हैं आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपको मुझे जितनी गालियाँ देना है, धमकाना है, धमका लीजिए, पर यहाँ पे मेरा बेटा ही पूरा परिवार चलाता है। अभी तक बेटा रमेश आया नहीं, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरह वो कह ही रहे थे, तभी रमेश हाथ में पैसा लेकर बाहर निकल आता है। वहाँ सभी लोग रमेश को देखकर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। बेटा शुरू करे क्या? और कोई चारा भी नहीं, गरीब बहुरानी की जो झूठी सच्चाई है वो छुपाना भी होगा। तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगता है। पहले उनका हिसाब किताब चुकता करके यहाँ से भेजना होगा। पिछले आधे घंटे से वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इस तरह कहकर प्रसाद ने किताब खोली और हिसाब देखने लगे। दूध वाला पवन 6 दिनों से दूध नहीं लिए हैं, उसे 24 दिनों का पैसा देना है। ऐसा कहकर वो हिसाब लगाने लगते हैं। हिसाब का पैसा रमेश पवन को दे देता है। पवन वो पैसा ले लेता है। अनामिका दीदी ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, पर यहाँ तो 5-10 रुपए के लिए भी इतना हिसाब किया जा रहा है, ये क्या है? इस तरह से सोचकर पवन वहाँ से चला जाता है। फिर प्रसाद कपड़े धोने वाली कमला का हिसाब देखते हैं। कमला का 4 जोड़े 30 दिन के और एक जोड़े कमला के 50 रुपए के। इस तरह कहकर जोड़ घटाव करते हैं और रमेश को पूरा हिसाब बताते हैं। रमेश पूरा गिनकर कमला को पैसे दे देता है। पैसे लेकर कमला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सब्जी बेचने वाली सुजाता और किराने के दुकान वाला किशोर का हिसाब भी प्रसाद लगाते हैं और हिसाब के मुताबिक जितना होता है रमेश उन्हें पैसा दे देता है। उधर गरीब बहुरानी, जो कि अमीरी हाव भाव दिखाते रहती थी, मॉडर्न कपड़ा पहन के, कूलिंग सन ग्लास पहन के बिल्कुल तैयार होके हॉल में आती है। आंटी, आपने काजू का हलवा बनाया कि नहीं? ये कहने पे शारदा लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाथ में छलनी लेके बाहर निकल आती है। अरे बहुरानी, ये अमीरी हाव भाव कहीं और दिखाना, मेरे सामने नहीं। इस गरीब घर में तुम क्या बुला रही हो मुझे आंटी? सासू माँ नहीं। सॉरी सासू माँ, एक्चुअली मॉडर्न ड्रेस पहनकर, आंखों में सनग्लास लगाकर मैं गलती से अमीर बहुरानी के कैरेक्टर में चली गई थी। क्या करूँ, तुम्हारा ये अमीरी दिखावेपन मेरे बेटे को तकलीफ दे रहा है। उसका दर्द मैं नहीं सह सकती। जब वो मुझसे प्यार करते थे तभी मैंने अपने अमीरी हाव भाव के बारे में बताया था। उन्होंने तो मान लिया था, इसीलिए तो आज वो इस तरह भुगत रहा है। इस तरह कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश और प्रसाद आके लकड़ी के सोफे पे बैठते हैं। अच्छा, तो आप लोग आ गए, 10,000 दीजिए जरा। ये सुनकर रमेश और प्रसाद को मानो बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो बस उसे देखते ही रहते हैं। अजी, क्या हुआ? उस शौक से रमेश खुद को बाहर निकालता है। क्या 10,000? क्यों अनामिका, अब तक तुमने बहुत बड़ा बड़ा फेंका है, हो गया अब। घर से निकलते ही बस 20 कदम की दूरी पर दूध वाला पवन का घर था। अगर तुम पैदल जाके लाती तो आज 1500 रुपए बचते। सिर्फ इतना ही नहीं बहू, किराने का सामान अगर तुम उसके दुकान पे चली जाती तो भाव भी होता और कुछ पैसे भी हमारे बच जाते। बाप बेटा चर्चा कर ही रहे थे, तभी एक टिफिन में गर्मा गर्म खाना लेकर शारदा हॉल में आती है। वो अनामिका को देखती है। इतने महंगे महंगे काजू बादाम खा रही हो, इन सब को तुम जरा कम करो, और महानता दिखाने के लिए जो तुम बांटते फिर रही हो ना, वो भी। इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी, इस तरह से कहती है। फिर शारदा जो काजू बादाम से हलवा बनाई थी वो गर्मा गर्म लेकर अनामिका चली जाती है। रमेश तो सोच में ही पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो बेटा? और क्या सोचूं, आपकी बहू की बड़ी बड़ी फेंकने की बात सोच के तो लगता है कि मैं सन्यासी ले लूं तो बेहतर होगा, पर कैसे लूं पिताजी, आप ही बताइए। अरे बेटा, इतनी छोटी उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी सोच क्यों? हमारी परिस्थिति की वजह से बहू जरूर एक दिन बदलेगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं जी,
वैसे परिस्थिति में भी आपकी बहू बड़े बड़े फेंकने से पीछे नहीं रहेगी, अब देख लीजिएगा। ये बिल्कुल सही कहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपनी बहू को किसी भी परिस्थिति में बड़े बड़े फेंकने से नहीं रोक सकते। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। परेशान मत हो, ऐसा कहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। शारदा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इस तरह से उन्होंने कहा। शारदा वहाँ से चली गई। रमेश और प्रसाद बातचीत करने लगे। उधर अनामिका की 3 सहेलियां मालिनी, सुमति और नक्षत्र पार्क में मिलती है और अनामिका की फेंकने की आदत के बारे में चर्चा करती हैं। वैसे मुझे तो लगता है जो अनामिका कहती है वो सच ही है। अरे अरे अरे, ये सच बात नहीं है मालिनी। मैं और वो डिग्री तक एक साथ पढ़े हैं। वो बड़े ही गरीब थे। उसके माँ पिताजी मजदूरी का काम करते थे। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती थी। अब तो उसकी शादी हो गई है। हो सकता है कि उसके ससुराल वाले अमीर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं तो 100% गारंटी से कह सकती हूँ, अनामिका जो भी कहती है बस वो फेंकती है। मैं उससे कई बार मिली हूँ। कितनी दफे हमने कहा कि चलो अपने घर ले चलो। हाँ, अब नहीं तब नहीं फिर कभी, ऐसे हर बार कहती है और कभी भी हमें अपने घर नहीं ले जाती है। देखो, चाहे वो बड़ा बड़ा फेंके या फिर ना फेंके, आखिरकार वो हमारी दोस्त है। इसीलिए वो सब सोचना बंद करो। और हमने सोचा था ना बाहर जाके हम क्या क्या खाएंगे। हाँ, हमारा फोकस अनामिका के बिल्डअप पे नहीं बल्कि एंजॉयमेंट के बारे में होना चाहिए। यस, ये सब बातें हो ही रही थी तब तक अनामिका एक कार से नीचे उतरती है। उसके हाथ में हॉट बॉक्स था। फिर उतर के वो अपनी सहेलियों को देखती है। फिर वहाँ पर बैठ के सारी सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खाना शेयर करती है और मजे से वो खाती है। देखते देखते 1-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर सभी लोग पार्क के अंदर से बाहर निकल आती हैं। ठीक उसी वक्त 25 साल का सुधीर भागते भागते अनामिका के पास आता है। हेलो मैडम, कैसी है? इस तरह अभिवादन करते देख अनामिका आश्चर्य हो जाती है। अरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ? अब मेरी दोस्तों के सामने ये कहीं इज्जत न उतार दे। मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे मैं जानती ही नहीं। इस तरह अंदर अंदर सोचती है और बाहर से, कौन हो तुम और क्या चाहिए? अरे मैडम, आप पहचानी नहीं क्या? हर रविवार आती है ना बाजार सेकेंड हैंड बैग, टी शर्ट, पैंट ये सब खरीदने के लिए। आप कहती है कि बहुत अच्छे हैं, फिर आप बहुत ज्यादा बार्गेन करती है और फिर उसे ले जाती है। उसकी बातें सुनने के बाद अनामिका की सहेलियां मालिनी, सुमति, नक्षत्र सभी एक दूसरे को देखने लगती हैं। देखो बाबू, तुम्हें जरूर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बहुत अमीर हूँ। तुम्हारे पास से सेकेंड हैंड बैग, कपड़े ये सब क्यों खरीदो भला? अरे मैडम, ऐसा क्या कहूँ कि आप मुझे पहचान ले। अरे बाबू, नाम बताओ जरा। मैडम का नाम अनामिका है। अनामिका, अब क्या कहोगी? सच बताओ, तुम बड़ी बड़ी फेंकती हो ना, या फिर तुम सच में अमीर हो? तीनों सहेलियां मिलके अब अनामिका को सवाल करने लगती है। फिर अनामिका, तो क्या तुम इसकी बातों पे भरोसा कर रही हो और मुझे अपमानित कर रही हो? तुमने नहीं देखा क्या मैं कार से नीचे उतरी? वो कार तुम्हारी अपनी कार थी? हाँ, वो कार ही मेरी ही थी। ऐसा क्या? तो उस कार को बुलाओ ना, हम उस गाड़ी से अपने घर जा सकते हैं। तुम हम लोगों को घर ड्रॉप कर देना, फिर अपने घर चली जाना। वो नहीं है, पर ड्राइवर कह रहा था कि उसे कुछ इमरजेंसी काम है। फिर जब उसने ऐसी बात कही तो मैंने भी ड्राइवर को जाने के लिए हाँ कह दिया। हमें सब कुछ अच्छे से पता है, चलो चलते हैं। वो बात नहीं है, ड्राइवर ने कुछ इमरजेंसी कहा इसलिए। जब अनामिका ये सब कह रही थी, ठीक उसी वक्त जिस गाड़ी ने उसे ड्रॉप किया था वो उसी तरफ आने लगी। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगी। वो बस सर झुका के सोचने लगती है, अब क्या करूं? ये दोनों यहाँ पर एक साथ आ गए। सोच रही थी कि दोस्तों के सामने मैं फेंकूंगी, सब इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैडम, मैं इसी रास्ते से जा रहा था। पहले की तरह अगर आप चाहती है मैं आपको लिफ्ट दे दूं तो दे सकता हूँ। इस तरह कहने पे अनामिका फिर से बिल्डअप देने लगती है। सहेलियाँ पूरी बात समझ जाती है। अरे अनामिका, अब तुम सच बोलो तो। जब सहेली इस तरह से अनामिका से पूछती है तो अनामिका को लगता है कि इस टाइम पे बिल्डअप देना सही नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकलती है। उसे इस तरह भागते देख सारी सहेलियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। लॉन में बैठकर प्रसाद बड़े ही आराम से अखबार पढ़ रहे होते हैं।
हे भगवान, जहाँ देखो वहीं ठंड बढ़ी ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही हो तो इंसान का क्या होगा? मुझे पहले से ही अपना ख्याल रखना होगा। वो सोच ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी शारदा एक महंगी साड़ी, महंगे जेवर पहन के हाथ में स्टाइलिश हैंडबैग लेकर उनके पास आती है। शारदा को देखकर प्रसाद, कौन से फंक्शन के लिए, शादी के लिए या गार्डन पार्टी के लिए इतना सजी धजी हो? तुम्हें देखकर तो कॉलेज की लड़कियों को भी जलन हो जाए। इस तरह तारीफ करते हुए कहने पे शारदा बहुत खुश होती है और उत्साहित होकर कहती है, बस मौज के लिए एक बार जा रही हूँ, शहर घूम कर आऊंगी। घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी। शारदा की बातें सुन के प्रसाद आश्चर्य होकर कहते हैं, तुम ऐसी बातें कहोगी शारदा? मेरे कान भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब तक मैं हाउसवाइफ शारदा थी, अब मैं सासू माँ हूँ। दोनों में फर्क है कि नहीं? बदलाव अच्छा है शारदा, जाओ जाके एक चक्कर पूरा शहर के लगा के आओ। पैर के दर्द कम से कम होंगे। रात में मुझे पैर दबाना नहीं पड़ेगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये भी अच्छा है, लोगों को ऐसा करना चाहिए, वो तो करेंगे। अच्छा ठीक है, अंधेरा होने वाला है, आपसे क्यों लड़ना, मैं बाजार जा रही हूँ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा को देखकर, जाओ शारदा जाओ, मुझे पता है तुम बेटे के ऑफिस में जा रही हो, ये देखने के लिए कि बेटा ऑफिस गया है या फिर ससुराल गया है अपनी पत्नी से मिलने। जाओ जाओ, पहले से ही माँ होके लड़ रही हो, अब सास होके भी लड़ाई करो। ऐसा कहकर वो हंस के घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा बगान था। उस बगीचे में बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर रमेश और उसकी पत्नी अनामिका बैठी हुई थी। तभी अचानक से अनामिका एक सवाल पूछती है, इस तरह आप अचानक से घर पे बताए नहीं, ऑफिस में लीव ले ली और मुझसे मिलने आ गए, अगर सास ससुर को पता चल गया तो क्या होगा? अभी अभी नई नई शादी हुई है, वो चाहते हैं कि मैं भी बहू से जाके बार बार मिलूं, उससे बातें करूं, समय गुजारूं। उन्हें अगर पता चलेगा इस बारे में तो वो भी मुझसे ज्यादा खुश होंगे। और मेरी सासू माँ? मेरी माँ दूसरी सासों की तरह नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं एक लौता बेटा हूँ और बहुत देखने के बाद एक लड़की पसंद आई है जिससे जाके मैंने शादी की है। वो भी चाहेंगी कि मैं खुश रहूं। अगर ऐसी बात है, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। मेरे मायके में माँ के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है और अगर ससुराल में भी माँ जैसा कोई मिले फिर तो बात ही अलग है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो क्या हम मूवी के लिए चल सकते हैं? पिताजी से पूछना होगा, फिर मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ। इस तरह दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं, अपने पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हैं। वो था जयत्रा सॉल्यूशंस ऑफिस। शारदा वहाँ पे जाती है। वहाँ पे श्रीधर जो काम करता था, शारदा को देखकर मनी मन सोचने लगता है, ये तो रमेश की माँ है ना, इससे पहले तो ये ऑफिस कभी नहीं आई। किसी और से पूछेगी रमेश के बारे में तो उन्हें पता चल जाएगा कि रमेश आज ऑफिस नहीं आया है। उससे पहले मुझे ही जाके उनसे बात करनी होगी। ये सोचकर वो अपने टेबल से उठकर शारदा के पास जाता है। अरे आंटी जी, आप यहाँ पे कैसे? इसी तरफ काम से है आई थी, सोचा इधर आई हूँ तो एक बार अपने बेटे से मिलते हुए जाओ, इसीलिए इस तरफ आ गई। मीटिंग के सिलसिले से वो तो हेड ऑफिस गया है आंटी, फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही वो ऑफिस लौट आए मैं उसे कहूँगा आपको एक बार फोन कर लेने के लिए। ठीक है, उसे फोन करने को कहना। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। श्रीधर को थोड़ी राहत मिलती है। वो रमेश को तुरंत फोन लगाता है। फूलों के बगीचे में बैठा रमेश फोन काट देता है। श्रीधर बार बार फोन करे और रमेश बार बार उसके फोन को काट दे। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा फोन काट रहा है। अगर रमेश की माँ मेरी बातों पे भरोसा ना करके सीधा उसके ससुराल चले गई तो फिर क्या हाल होगा रमेश का, पता नहीं। ये सोचकर वो प्रसाद को फोन लगाता है। क्या कहा श्रीधर, शारदा ऑफिस आई थी? हाँ अंकल, मैंने तो झूठ कह दिया कि हेड ऑफिस गया है मीटिंग के सिलसिले से। ऐसा दिखाया कि मान गई, पर अगर वो उसके सीधा ससुराल पहुंच गई तो आप एक बार फोन करके उसे बताइए। ठीक है, मैं रमेश को फोन लगाता हूँ। फोन काटने के बाद वो रमेश को फोन लगाते हैं। वहाँ बगीचे में रमेश अपना फोन देखता है। पहले ऑफिस से श्रीधर ने फोन किया, अब पिताजी फोन कर रहे हैं। आखिर में मामला क्या है? अरे पिताजी से एक बार बात कर लीजिए ना। अनामिका के कहने पे
रमेश पिताजी का फोन उठा लेता है। क्या हुआ पिताजी? पहले श्रीधर और फिर अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारी माँ को तुम पर संदेह है। उसे लग रहा है कि तुम आज ऑफिस नहीं गए हो, इसीलिए वो देखने के लिए तुम्हारे ऑफिस में गई। श्रीधर ने कुछ कहकर संभाल लिया, उस बात को मानेगी तो घर आ जाएगी। और नहीं तो वो तुम्हारी ससुराल जाएगी। वहाँ अनामिका नहीं दिखेगी तो उसका संदेह सच हो जाएगा। फिर वो जब घर लौट आएगी तो घर में महायुद्ध होगा। ठीक है, तो अनामिका को घर छोड़ के मैं जल्दी घर वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। प्रसाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम के वक्त नई बहुरानी अनामिका को लेके सीधा घर वापस आती है शारदा। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, इसीलिए प्रसाद खुद को कंबल से ओढ़ के सोफे पे बैठ जाते हैं और बहू अनामिका को देखकर, बहू तुम जाओ, अंदर जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका चुपचाप अंदर चली जाती है। शारदा, तुम सुबह क्या कहकर गई थी और क्या करके आई हो? मैं घूमने निकली थी तो बहू की याद आ गई, इसीलिए बहू को लेके आ गई। इसमें गलती क्या है? मैंने कब कहा है कि तुमने कोई गलती की है? तुम जो करती हो बेटे के भलाई के लिए ही। हाँ जी, ताकि बेटा खुश रहे। कहकर वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। मेरे जाने के बाद तुमने कुछ खाया है कि नहीं? खा लिया हूँ, जो मुझे खाने को मन किया मंगवा के खा लिया हूँ। पूरा सिंक बर्तन से इंतजार कर रहा तुम्हारा। जाओ। अनामिका आ गई है ना, अब वो संभाल लेगी। अनामिका नई बहू है, उसके लिए इस ठंड में ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है। थोड़ा तुम भी समझदारी दिखाओ। तो आपका कहने का उद्देश्य क्या है? मोटी ताजी शारदा है, उसको कुछ नहीं होगा, जाके मैं ही करूं, यही कहना चाहते हैं? मैंने कब ऐसा कहा शारदा? मजाक कर रही हो? अनामिका, अरे बहू अनामिका। इस तरह बुलाने पे अनामिका अपने कमरे से निकल के हॉल में आती है। बताइए माँ जी। मुझे बड़ा सर दर्द हो रहा है, बगीचे से टमाटर और बैगन लेके अच्छे से सब्जी बनाओ। बेटे को बैगन की सब्जी बहुत पसंद है, अच्छे से बनाना बहू। हाँ अच्छा ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर वो किचन में जाती है। फिर किचन से एक कवर लेके वो बगीचे की तरफ जाती है। वहाँ बर्फबारी हो रही थी, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। वो वहाँ से भाग के सीधा घर के अंदर आ जाती है। माँ जी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मैं बैगन और टमाटर नहीं तोड़ पाई, मैं कल लेकर आऊंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसे कहने से तो नहीं चलेगा। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। चलो बहू, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। नहीं पिताजी, बाहर बहुत ठंड है, आप सह नहीं पाएंगे। बहू ने क्या कहा सुना नहीं? नहीं नहीं बहू, जाके टमाटर बैगन सब लेकर आएगी। जाओ बहू जाओ, जरूरत पड़े तो टॉर्च लाइट लेकर जाओ। शारदा के इस तरह से कहने पे अनामिका कोई जवाब नहीं देती है और टॉर्च लाइट लेके सीधा वो बगान में चली जाती है। वहाँ ठंड में कांपते कांपते बैगन टमाटर वो उठाकर घर पे ले आती है। पूरी तरह से मानो वो बर्फ में जम चुकी थी। ये देखकर शारदा को मनी मन बड़ा अच्छा लगता है। जाओ बहू, जल्दी से खाना पका लो, बेटा ऑफिस से लौटता ही होगा। शारदा के इस तरह से कहने पे अनामिका सारी सब्जियों को लेकर किचन में आती है। शारदा भी उसके पीछे पीछे आती है। बहू, खिड़की खोल दो, मसाले की खुशबू बाहर निकल जाएंगे। सासू माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका खिड़की खोल देती है, पर बाहर की ठंडी हवा से अनामिका मानो कांपने लगती है। माँ जी, इस तरह की ठंड में मैं खाना नहीं पका सकती। तुम्हें करना पड़ेगा अनामिका, तुम्हारा पति ही खाएगा ना। इस तरह कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका ठंड में कांपते हुए वो खाना पकाती है। तभी रमेश ऑफिस से घर लौट आता है। वो देखता है उसके पिताजी कंबल ओढ़ के घर पे बैठे हुए हैं। पिताजी, क्या हाल अभी है? ससुराल में नई बहू रानी को ठंड का अनुभव कराया जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पिताजी। तुम्हारी माँ नई बहू रानी के लिए ये भी नहीं सोच रही है कि सर्दियों का मौसम है, उससे काम करवा रही है। बेचारी ठंडी हवा में कैसे कांपते हुए काम कर रही है, देखो जाके क्या हाल है। इस तरह कहने पर रमेश देर न करते हुए जल्दी से किचन में जाता है। अनामिका को ठंड से कांपते हुए देखकर वो जल्दी से खिड़की बंद करता है। उधर शारदा अपने कमरे में बैठकर मनी मन सोचती है।
मुझे बिना बताए मेरे बेटे को तुम अपने तरफ खींच रही हो। अब तुम मजा देखो। ऐसा सोचती है और मन ही मन खुश होती है।